हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम एक नया शुरू करने वाले हैं। हम यहाँ पर M1 का हमारा M1 और M2 का ऑलरेडी हमने सिलेबस कंप्लीट कर लिए एज़ पर द रिवाइज रिड्यूस सिलेबस। तो बोर्ड का सिलेबस का जो स्टेटस है वो देख लेते हैं। अपने चैप्टर्स कितने रिड्यूस हुए और प्रैक्टिस सेट कितने रिड्यूस हुए। तो वो दोनों वीडियो मैंने ऑलरेडी बना चुका हूँ दोस्तों, एकदम फुल टेक्स्ट बुक टिक मार्क के साथ में। तो अगर वो नहीं देखे तो आप वो ऊपर आई बटन में मैं इसका लिंक भी दे दूंगा, तो ऊपर आई बटन पे जाके क्लिक करके वो भी वीडियो आप पूरे अच्छी तरीके से देख सकते हैं। तो चलिए, आज हम पूरे चैप्टर्स के ऊपर, जैसे कि थंबनेल आपने देख लिए होंगे दोस्तों, आज पूरे चैप्टर्स के ऊपर हम फार्मूले और इक्वेशंस देखेंगे। और ये अलग से एक नोटबुक बनाई दोस्तों, और एग्ज़ाम के टाइम पे बहुत ही हैंडी होगा। ये एग्ज़ाम के टाइम पे आप अच्छे से रिवाइज करेंगे तो पूरे फार्मूलेज और पूरे इक्वेशंस आपको अच्छे से रिवाइज भी हो जाएंगे। तो ये वीडियो को स्किप मत करना, एंड तक देखना, और इसके स्क्रीनशॉट लेके इसके नोट्स भी बनाना और इसको अच्छे से रिवाइज करना। 70% सिलेबस ही है आपका, तो आराम से आप 100 आउट ऑफ 100 स्कोर कर सकते हैं और अच्छे परसेंट आ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा ये नया वीडियो। जैसे देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ पर लिखा हुआ है बोर्ड एग्जाम्स टेंटेटिवली में, यानी कि मई के अंदर, मई के फर्स्ट वीक में आपके बोर्ड के एग्जाम हो सकते हैं। ओके। और M1 का जो सिलेबस स्टेटस है 2021 का, तो आपको पता है जैसे कि रिड्यूस चैप्टर अपने रिवाइज रिड्यूस सिलेबस में मैंने ले चुका, तो यहाँ पर भी मैं आपको थोड़ा रिवाइज करा देता हूँ। अपना जो चैप्टर नंबर 4 है, फाइनेंशियल प्लानिंग, तो ये चैप्टर आपका रिड्यूस हो गया है। तो ये आप नहीं पढ़ेंगे इस साल सिलेबस के लिए। पूरा चैप्टर्स आपका ये रिड्यूस हो गया है। और उसी तरह से चैप्टर नंबर 6 स्टैटिस्टिक्स, ये भी आपका इम्पॉर्टेंट चैप्टर था, तो ये भी आपका चैप्टर रिड्यूस हो गया है। ओके। और अब रहा सवाल रिड्यूस कंप्लीट प्रैक्टिस सेट, यानी कि इस M1 के अंदर कौन कौन से पूरे प्रैक्टिस सेट रिड्यूस हुए। तो हम देखेंगे यहाँ पर प्रैक्टिस सेट 1.4 ये पूरा रिड्यूस हो गया, यानी कि साइमल्टेनियस इक्वेशन वाला था वो फर्स्ट चैप्टर में से। और सेकंड चैप्टर में से ये 2.3 पूरा रिड्यूस हो गया है, यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्विंग बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। जो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड था ये पूरा रिड्यूस हो गया है। तो ये दोनों एक्सरसाइज आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और बहुत सारे एक्सरसाइज के अंदर भी टिक मार्क मैंने करा हूँ, और जो टेक्स्ट बुक टिक मार्क है तो वो भी आई बटन में, इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा, तो वो भी आप जाके देख सकते हैं। ओके। और ये 2 चैप्टर आपके रिड्यूस हो गए, तो ये चीज़ें हमको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ओके। तो चलिए हम शुरू करते हैं हमारा आज का फार्मूला और इक्वेशन पूरे। तो फर्स्ट चैप्टर हम लोग लेते हैं लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। तो चलिए मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ फर्स्ट चैप्टर लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल। दोस्तों थोड़ा ये वीडियो थोड़ा बड़ा जाएगा, लेकिन आप देखिए इसको अच्छे से, आपको इसका बहुत फ़ायदा होगा। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स फर्स्ट चैप्टर में से क्या क्या है, ऑलरेडी हमने सिलेबस कंप्लीट करे, बस रिवाइज कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर। चलिए फर्स्ट पॉइंट में लेता हूँ। जैसे कि आपको पता है जनरल इक्वेशन और स्टैंडर्ड फॉर्म, और स्टैंडर्ड इक्वेशन भी बोल सकते हैं दोस्तों। तो जनरल इक्वेशन और स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल क्या है। ओके। तो चलिए हम लिखते हैं यहाँ पर ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। और आप ऐसे भी लिख सकते हैं दोस्तों, ax प्लस बी वाई इक्वल टू सी। ठीक है। वेयर a b एंड c आर द रियल नंबर्स और a एंड b आर नॉट इक्वल टू 0, और x और y यहाँ पर वेरिएबल है। ठीक है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम सेकंड पॉइंट के लिए, डिटर्मिनेंट्स। अब डिटर्मिनेंट किसको बोलते हैं? डिटर्मिनेंट जैसे कि मैं ऐसे लिखूंगा, इफ a कॉमा b कॉमा c एंड d आर नंबर्स, ओके, d आर नंबर्स, इस तरह से मैं इसको लिख दूंगा। यहाँ पर मैं 2 लाइन वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ, ए बी सी डी। ओके। ऑफ एनी 4 नंबर्स, ऑफ एनी 4 नंबर्स, देखिए 4 नंबर यहाँ पर ए बी सी डी आर कॉल्ड डिटर्मिनेंट्स, आर कॉल्ड डिटर्मिनेंट्स। ठीक है। तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू कैसे आएंगी, जैसे कि ये चारों वैल्यू है अपनी ए बी सी डी, तो इस तरह से आप इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई का एक ही रूल बनाएंगे आप। ओके। और इस तरह से आप लिख देंगे इसको। सो a इंटू डी इज ए डी माइनस b इंटू सी इज बी सी। तो जो भी आप इसको माइनस करेंगे वो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है। तो बहुत सिंपल था ये। चलिए आप नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं हम लोग। थर्ड पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट, क्रेमर्स रूल। तो हम यहाँ लिख देंगे क्रेमर्स रूल। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है ये। क्रेमर्स रूल और ग्राफिकल मेथड ये एग्जाम्स में आते ही है शॉर्ट। ओके।
तो क्रेमर्स रूल में इक्वेशन कैसे लिखते हैं हम लोग, जैसे दो इक्वेशन है अपने पास में, तो हम इक्वेशन कैसे लिखते हैं, तो इस तरह से मैं इसको लिखने की कोशिश करूँगा। द इक्वेशंस आर रिटन एज, इसको हम ऐसे लिखेंगे जनरल फॉर्म में, दो इक्वेशन है तो 1 और 2 देंगे इक्वेशन को, यानी कि इस तरह से a1x प्लस b1y इक्वल टू c1, एंड दूसरी इक्वेशन को हम कैसे एज्यूम करेंगे, a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2। ओके, फिर a b1 और c1 और a2 b2 और c2 की वैल्यू को हम कंपेयर करेंगे और लिख लेंगे, और इस तरह से डी डिटर्मिनेंट बनाएंगे हम लोग। तो डी डिटर्मिनेंट का फॉर्मूला क्या रहेगा अपना, a1 a2 और b1 b2, इस तरह से वर्टिकल में लिखेंगे हम लोग और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और d की वैल्यू निकाल लेंगे। इसी तरह से dx का फॉर्मूला रहेगा अपना c1 c2 b1 b2, इसको भी हम ऐसे ही करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और वैल्यू निकालेंगे। उसके बाद में dy के डिटर्मिनेंट a1 a2 और c1 c2, इस तरह से इसको भी हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। जब तीनों आंसर आ जाएंगे तो हम लिखेंगे यहाँ पर बाय क्रेमर्स रूल, बाय क्रेमर्स रूल। जब x की वैल्यू फाइंड करेंगे हम लोग तो फार्मूला क्या बन जाएगा, dx अपॉन डी। ओके, और जब y की वैल्यू फाइंड करेंगे तो dy अपॉन डी, इस तरह से ये फार्मूला बन जाएगा और ये अपना 3 मार्क्स का क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। देखिए कितना सिंपल था। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट के लिए। थर्ड पॉइंट हो गया, चलिए फोर्थ पॉइंट लेते हैं हम लोग। फोर्थ पॉइंट में दोस्तों हम लोग ग्राफिकल मेथड लेते हैं, क्योंकि क्रेमर्स रूल और ग्राफिकल मेथड ये दोनों में से एक मेथड अपना एग्जाम्स में आने वाला है इस साल के लिए 3 मार्क्स के लिए। अब ग्राफिकल मेथड सॉल्व कैसे करते हैं दोस्तों, तो मैं इस तरह से यहाँ पर लिख लेता हूँ, स्टेप बाय स्टेप हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ स्टेप्स फॉर सॉल्विंग साइमल्टेनियस इक्वेशंस बाय ग्राफिकल मेथड। ओके, बाय ग्राफिकल मेथड। तो अगर आपको ग्राफिकल मेथड अच्छे से समझ में आऊँगा तो ग्राफिकल मेथड का फर्स्ट स्टेप क्या रहता है, आपको एक टेबल ड्रॉ करना होता है और 3 पॉसिबल वैल्यूज़ आपको निकालनी होती है x के लिए। ओके, तो मैं यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट लिख देता हूँ कि ड्रॉ अ टेबल, आपको टेबल ड्रॉ करना होता है। ओके, जिसमें आपको क्या एज्यूम करना पड़ता है, एंड एज्यूम, ऐसा लिखेंगे हम लोग, एंड एज्यूम एनी 3 पॉसिबल वैल्यूज़, है ना, एनी 3 पॉसिबल वैल्यूज़ अपने को एज्यूम करना होता है और y का आंसर ढूंढना होता है। तो एनी 3 पॉसिबल वैल्यूज़ फॉर x के लिए, ठीक है। अब फिर बाद में वही x की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करके फर्स्ट इक्वेशन बनानी होती है और इसी तरह से y की वैल्यू को भी हम लोग फिलअप कर देते हैं टेबल के अंदर। ओके, तो मैं सेकेंड पॉइंट ऐसे लिखूंगा, बाय substituting these values of x in the first equation। ओके, पहले इक्वेशन में, और उसी के बाद में हमको क्या मिलती है, y की वैल्यू मिलती है, एंड गेट द वैल्यूज ऑफ y एंड फिल इन द टेबल, अपने को टेबल में लिख देना होता है इस तरह से, एंड फिलअप कर देना होता है अपने को टेबल में। ठीक है, उसके बाद क्या करना होता है, अपने को पॉइंट्स को प्लॉट करना होता है। ओके, तो हम यहाँ पर लिखेंगे थर्ड पॉइंट इस तरह से, देन प्लॉट द पॉइंट्स, ये पॉइंट्स को अपने को प्लॉट करनी होती है। ओके, जो भी अपने को जो लास्ट रो में मिलती है, अपने को कोऑर्डिनेट पॉइंट जो मिलती है लास्ट रो में दोनों टेबल में से, फ्रॉम द, कहाँ से मिलेगी हमें, लास्ट रो ऑफ द टेबल। ओके, टेबल की लास्ट रो में से मिलेगी और उसको कहाँ प्लॉट करना है, ऑन अ ग्राफ पेपर, एंड उसके बाद लाइन भी ड्रॉ करनी होती है, एंड ड्रॉ द लाइन ज्वाइनिंग देम, उनको हमको ज्वाइन करना होता है। ओके, ज्वाइनिंग देम। फिर जो लास्ट पॉइंट होता है, वो लास्ट पॉइंट में क्या करना होता है, आपने को सेकंड इक्वेशन के भी वही मेथड रिपीट करना होता है। तो हम इस तरह से लिखेंगे, रिपीट द मेथड फॉर द सेकंड इक्वेशन,
ओके, सेकेंड इक्वेशन भी सेम अपने को रिपीट करना होता है और फिर पॉइंट को लोकेट करना होता है कि कहाँ अपना आंसर आने वाला है। तो लोकेट द पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन, जहाँ पर वो कट हो रहा है अपना, ओके, इंटरसेक्शन ऑफ these two graphs, ओके, और फिर वही जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो अपना सोल्यूशन होगा। तो लिखेंगे हम लोग दिस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, दिस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ओके दोस्तों, जो जैसा मैंने सॉल्व करा वही एक्सप्लेनेशन में यहाँ पर लिख रहा हूँ। तो ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है इस ये क्या होता है, अपना सोल्यूशन होता है अपने दोनों इक्वेशन का। तो सोल्यूशन ऑफ द टू इक्वेशन। दोस्तों ये दोनों जो ये पॉइंट लिखा मैंने ग्राफिकल मेथड, आप ग्राफिकल मेथड जाके देखिए। मैं ऊपर आई बटन में इसका लिंक दे दूंगा दोस्तों, बहुत अच्छे से मैंने एक्सप्लेन करा हूँ, एक बार देखेंगे आप कभी नहीं भूलेंगे इसको, ठीक है। तो इस तरह के अपने फर्स्ट चैप्टर के इतने ही पॉइंट थे। तो इतने पॉइंट अपने को लर्न करना है, अच्छे से लिखना है और समझना है इसको, ओके। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, हम लोग सेकेंड चैप्टर पे जाते हैं। सेकेंड चैप्टर है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये भी दोस्तों इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसके अंदर से एक 2.3 का जो प्रैक्टिस सेट था वो रिड्यूस हो गया, तो वो आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ओके। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की भी जनरल फॉर्म है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का भी हम जरूर जनरल फॉर्म लिखेंगे दोस्तों। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ फर्स्ट पॉइंट में क्वाड्रेटिक इक्वेशन का भी जनरल फॉर्म इस तरह से लिखूँगा मैं, जनरल फॉर्म और स्टैंडर्ड इक्वेशन या जनरल इक्वेशन और स्टैंडर्ड इक्वेशन, आप ऐसा भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है। तो चलिए इसके भी जनरल फॉर्म स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो, वेयर ए एंड बी इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो एंड ए बी सी आर रियल नंबर्स, और एक्स यहाँ पर क्या रहेगा, वेरिएबल रहेगा, ठीक है ना। चलिए सेकंड पॉइंट पे जाते हैं हम लोग। सेकंड पॉइंट पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डेफिनेशन देख लेते पहले क्या है। तो द वैल्यूज़ ऑफ वेरिएबल, यानी कि वेरिएबल की जो भी वैल्यूज़ होती है, ओके, वो हमें सेटिस्फाई करना चाहिए, ओके, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जनरल फॉर्म में। तो हम ऐसा लिखेंगे द वैल्यूज़ ऑफ वेरिएबल विच सेटिस्फाई द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, विच सेटिस्फाई द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो, ओके, दोनों साइड से, ऑन बोथ द साइड, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, ऑन बोथ द साइड्स, एकदम ही सीरियल वाइज जा रहे हैं दोस्तों हम लोग, ऑन बोथ द साइड्स ऑफ इक्वेशन, और वो क्या होना चाहिए, आर इक्वल होना चाहिए, ओके। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आर कॉल्ड रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इस तरह से अपने पास यहाँ पर दो रूट्स है, अल्फा और बीटा, आपके इस सिलेबस में। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसको बोलते हैं रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब फैक्टराइजेशन मेथड भी आपको पता है दोस्तों। फैक्टराइजेशन मेथड एक प्रोसेस होता है जहाँ पर हम ब्रैकेट को रिड्यूस करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए, और फिर बाद में उसको एक्सपांड करते हैं ब्रैकेट को, और उसको कन्वर्ट कर देते हैं इक्वेशन को, ताकि अपने का प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स आए, और उसको हम रिड्यूस भी नहीं कर सकते, ओके। तो प्रोडक्ट फैक्टराइजेशन मेथड हमने देखे थे। फिर उसके बाद में कंप्लीट स्क्वायर मेथड आपका रिड्यूस हो गया पूरा। फिर फैक्टराइजेशन मेथड बाय यूजिंग फॉर्मूला। तो हम लिखेंगे फॉर्मूला मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन, फॉर्मूला मेथड ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हम ऐसा लिखेंगे। तो क्वेश्चन में ऐसा आता है, सॉल्व बाय फॉर्मूला मेथड, सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय यूजिंग फॉर्मूला मेथड। तो हम यहाँ पर लिखेंगे फॉर्मूला मेथड ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ओके। क्वेश्चन में एक्स वेरिएबल होगा तो हम एक्स लिखेंगे, एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac, और पूरे अपॉन में हम लिख देंगे 2a, ओके। तो ये ए बी सी क्या है दोस्तों, इक्वेशन को हम क्या करेंगे, कंपेयरिंग करेंगे, ए बी सी की वैल्यू निकालेंगे और इसके अंदर पुट कर देंगे, तो अपना ये भी आ जाएगा। तो देखिए फॉर्मूला मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है इस साल के लिए, ओके। फिर इसी से जुड़ा एक मेथड भी है अपने पास में, डिस्क्रिमिनेंट मेथड। तो हम यहाँ पर लिखेंगे डिस्क्रिमिनेंट मेथड, ओके। तो डिस्क्रिमिनेंट मेथड यानी कि डिस्क्रिमिनेंट फार्मूला डेल्टा फार्मूले से भी मशहूर है। तो डेल्टा इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac,
ओके, तो इसमें भी ऐसे ही करना है आपको। ये जो ए बी सी दिख रहा है, आपको कंपेयरिंग करना है इक्वेशन को देख के, और ए बी सी की वैल्यू को पुट कर लेंगे तो ये डिस्क्रिमिनेंट मेथड यानी कि फॉर्मूला मेथड भी कर लेंगे। और इसी के अंदर नेचर ऑफ रूट्स भी आता है दोस्तों, तो इसको हम लोग डेल्टा बोलते हैं। ओके, तो अगर नेचर ऑफ रूट्स में क्या रहेगा, बस आपको एक लाइन लास्ट में लिखनी है। अगर डेल्टा इज इक्वल टू 0 रहेगा तो नेचर ऑफ रूट्स क्या रहेगा, रूट्स आर, हम यहाँ पर लिख देंगे रूट्स आर रियल एंड इक्वल, रियल एंड इक्वल। ओके, अगर डेल्टा मोर देन 0 होगा यानी कि आंसर प्लस में आएगा, तो आप लोग क्या लिखेंगे, रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल, रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। जब भी नेचर ऑफ रूट्स फाइंड करने आएगा, जब भी डेटा लेस देन 0 होगा यानी कि माइनस में आंसर आएगा, तो आप क्या लिखेंगे, रूट्स आर नॉट रियल। बस नीचे लिख देंगे एक लाइन, रूट्स आर नॉट रियल। ओके दोस्तों, इजी था एकदम ये। ओके, तो चलिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, एग्जाम्स में आते ही है। ओके, चलिए 6 वाला देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं 5th वाला। 5th वाले में क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स अपने पास अगर अल्फा और बीटा होगा तो इसकी इक्वेशन कैसे बनेगी। तो हम लोग ऐसे लिखेंगे, इफ रूट्स आर अल्फा एंड बीटा, ओके, देन द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आर, then the quadratic equations are, इस तरह से लिखेंगे हम लोग, आर एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा इक्वल टू 0। ये अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू हम निकाल लेंगे और उसके अंदर पुट कर देंगे तो अपना ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, सिंपल था, एकदम इजी था, याद हो जाएगा अच्छे से। चलिए हम आगे बढ़ते हैं अब अपने नेक्स्ट चैप्टर पे। सेकंड चैप्टर में बस इतना ही आपको अच्छे से लर्न करना है दोस्तों, समझना है इसको। ओके, चलिए नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। चैप्टर नंबर डायरेक्टली 3 पे जाएंगे। इसमें से कुछ भी रिड्यूस नहीं है आपका, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ चैप्टर नंबर 3, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। चलिए, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि एपी, ये भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसमें से कुछ भी आपका रिड्यूस नहीं हुआ है। ठीक है, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का सबसे पहले हम लोग डेफिनेशन देख लेंगे दोस्तों। तो डेफिनेशन क्या है, इस तरह से मैं लिखता हूँ यहाँ पर, द डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म, यानी कि T1 T2 को अगर हम माइनस करेंगे और उसमें से जो भी टर्म्स मिलेंगे हमें, अगर वो कांस्टेंट आ गए तो उसको हम लोग AP बोलते हैं। तो मैं इस तरह से शुरू करूँगा, द डिफरेंस बिटवीन, आप लोग भी अच्छे से नोट्स बनाएंगे, द डिफरेंस बिटवीन द टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स, कंटिन्यूस टर्म में अगर कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स में कांस्टेंट आ गया, कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स इज कांस्टेंट, कांस्टेंट यानी कि सेम वैल्यू को बोलते हैं, इज कांस्टेंट, ओके, इज नोन एज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ओके, तो ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का डेफिनेशन है। दो टर्म्स के बीच में अगर वैल्यू पूरी सेम आ गई तो वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होगा। ओके, इसको हम लिख देंगे यहाँ पर, AP भी लिख देंगे ब्रैकेट में। ठीक है, फिर जैसे कि सीक्वेंस आपको पता है दोस्तों, सीक्वेंस किसको बोलते हैं, कलेक्शन ऑफ नंबर्स को बोलते हैं। अरेंज एकदम डेफिनेट ऑर्डर में रहता है और उसके अंदर कुछ डेफिनेट रूल भी होते हैं। ओके, तो चलिए हम वो भी लिख लेते हैं। ए सीक्वेंस इज ए कलेक्शन ऑफ नंबर्स, इज ए collection of numbers, okay, arranged in a definite order, इस तरह से लिखेंगे हम लोग, arranged in a definite order according to some definite rule, उसके कुछ रूल्स भी होते हैं, according to some definite rule। तो दोस्तों ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का ही बहुत अच्छे से चैप्टर हमने एक्सप्लेन किए, तो ये भी आप जाके देख सकते हो ऊपर में, और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मैं आपको लिंक दे दूंगा पूरे M1 के और M2 के चैप्टर्स के। एक एक चैप्टर जाके देखिए और मुझे कमेंट करके बताइए कौन कौन से क्वेश्चन आपको ईजी लगे, कौन कौन से मेथड आपको एकदम अच्छे से समझ में आए। ओके, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। टर्म्स किसको बोलते हैं दोस्तों, फिर बाद में टर्म्स का फॉर्मूला क्या होता है, फिर बाद में सम ऑफ टर्म्स के फॉर्मूले क्या होते हैं,
वो भी देखेंगे हम लोग। तो सीक्वेंस के हर नंबर को हम लोग टर्म से जाहिर करते हैं, तो हम लोग चलो वो भी लिख लेते हैं हम लोग यहाँ पर। सो ईच नंबर इन द सीक्वेंस, each number in the sequence is called a term. ओके, और इसको कैसे डिनोट करते हैं हम लोग? इज कॉल्ड a term and it is denoted by t. ओके, तो टर्म को t से हम डिनोट करते हैं। ओके, और फिर चलिए फोर्थ पॉइंट ले लेते हैं हम लोग। तो एन पोजीशन पे जो टर्म्स होते हैं उसको हम लोग tn बोलते हैं। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर नंबर इन द एन पोजीशन। एन पोजीशन यानी कि दोस्तों लास्ट पोजीशन। ओके, सो नंबर इन द एन पोजीशन इज डिनोटेड बाय, इज कॉल्ड, ऐसा लिखेंगे हम लोग, इज कॉल्ड nth term and denoted by, and it is denoted by tn. ओके, डिनोटेड बाय tn, इस तरह से लिख देंगे हम लोग। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो फिर ये जो n टर्म का जो फॉर्मूला है अपना, क्या है फॉर्मूला? tn इज इक्वल टू a प्लस इन ब्रैकेट n माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज d। यानी कि 28 टर्म फाइंड करना है, 25 टर्म फाइंड करना है, 30 टर्म फाइंड करना है, 41 टर्म फाइंड करना है, तो हम ये tn का फॉर्मूला हम लोग पुट करेंगे। चलिए इसके अंदर भी देखो a और d है और n है, ये क्या क्या है ये हम लोग लिख देते हैं। ओके, तो फिफ्थ वाले पॉइंट में हम लोग इसको कवर करते हैं अच्छे से। चलिए कॉमन डिफरेंस, यानी कि फर्स्ट टर्म इज ए। ओके, फर्स्ट टर्म इज ए, और t1 भी बोलते हैं दोस्तों इसको हम लोग। एंड कॉमन डिफरेंस इज डिनोटेड बाय, एंड कॉमन डिफरेंस बाय d। ठीक है, n क्या है यहाँ पर? ये नंबर ऑफ टर्म्स है। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट पे जाते हैं हम लोग। 6 पॉइंट, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म, यानी कि Sn का फॉर्मूला जिसको बोलते हैं हम लोग, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन AP। ठीक है ना, तो सम ऑफ टर्म्स का फॉर्मूला क्या है? Sn इज इक्वल टू n/2 बॉक्स ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज d और बॉक्स ब्रैकेट भी बंद। ठीक है, तो इसको हम लोग Sn का फॉर्मूला बोलते हैं। चलिए, और Sn का फॉर्मूला एक और है दोस्तों, छोटा वाला फॉर्मूला। वो वाला फॉर्मूला कब रखेंगे? इफ फर्स्ट टर्म ए एंड लास्ट टर्म यानी कि tn इज गिवन, यानी कि फर्स्ट टर्म a यानी कि t1 और लास्ट टर्म tn अगर दिया होगा तो अपना Sn का फॉर्मूला छोटा वाला क्या हो जाएगा? Sn इज इक्वल टू n/2 बॉक्स ब्रैकेट में a प्लस l यानी कि लास्ट टर्म को बोलते हैं दोस्तों। या फिर आप ऐसा भी फॉर्मूला बना सकते हैं, Sn इज इक्वल टू n/2 बॉक्स ब्रैकेट में t1 प्लस tn। आप ये फॉर्मूला बना के भी लिख सकते हैं, यानी कि t1 को भी a बोलते हैं और l को tn बोलते हैं। ठीक है ना, कितना सिंपल है, एकदम ईजी है। तो इतनी सारी चीज़ें अपने को अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के लिए लर्न करनी है। स्क्रीनशॉट लेके आप इसको नोट्स में अच्छे से कवर कर सकते हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं अभी नेक्स्ट चैप्टर के लिए, क्योंकि फोर्थ चैप्टर आपका रिड्यूस हो गया है, तो हम फिफ्थ चैप्टर लेंगे अपना प्रोबेबिलिटी का। ओके, तो फिफ्थ चैप्टर लेते हैं हम लोग। फिफ्थ चैप्टर लेंगे प्रोबेबिलिटी। ओके, चलिए नेक्स्ट चैप्टर लेते हैं। फिफ्थ चैप्टर इंपॉर्टेंट है दोस्तों, प्रोबेबिलिटी, और बहुत इजी है। इसमें से कुछ भी रिड्यूस नहीं है, लेकिन बहुत सिंपल है और बहुत इजी है। ठीक है, अब प्रोबेबिलिटी होता क्या है दोस्तों? मैथ्स के अंदर प्रोबेबिलिटी एक्सपेक्टेड इवेंट होता है और उसको हम नंबर से जाहिर करते हैं, उसको बोलते हैं हम प्रोबेबिलिटी। ओके, तो प्रोबेबिलिटी में हमने क्या क्या देखे? रैंडम एक्सपेरिमेंट देखे। ओके, रैंडम एक्सपेरिमेंट हमने पढ़े, किसको बोलते हैं ये रैंडम एक्सपेरिमेंट। फिर आउटकम, उसका जो रिजल्ट आता है उसको हम आउटकम बोलते हैं। फिर हमने 52 कार्ड्स पढ़े, वेल शफलिंग पैक ऑफ कार्ड्स। फिर हमने इवेंट पढ़े, इवेंट्स किसको बोलते हैं। और फिर हमने सैम्पल स्पेस देखिए, सैम्पल स्पेस भी किसको बोलते हैं। तो ये भी वीडियो बहुत अच्छे से बना है, ऊपर आई बटन में इसका लिंक भी मैं दे दूंगा, और इसको भी आप अच्छे से कवर कर सकते हैं, एक एक क्वेश्चन अच्छे से सीख सकते हैं। ओके, तो चलिए हम यहाँ पर देखते हैं 1 कॉइन, 2 कॉइन, 3 कॉइन्स, डाई,
टू डाइस और फिर बाद में 2 डिजिट फॉर्म कैसे करते हैं हम लोग, और फॉर्मेशन ऑफ कमिटी 2 लोगों में हम कैसे बनाते हैं, और कार्ड के क्वेश्चन हम देखते हैं। चलो 1 बाय 1 लिखते हैं हम लोग। अगर एक कॉइन यानी कि 1 कॉइन इज टॉस, 1 कॉइन इज टॉस, तो आप सबसे पहले कैसे शुरू करेंगे अपने आंसर को? लेट द सैंपल स्पेस बी एस, लेट द सैंपल स्पेस बी एस, पूरे क्वेश्चन को आप ऐसे ही शुरू करेंगे, एस कैपिटल लिखेंगे और एस इज इक्वल टू करली ब्रैकेट में 1 कॉइन है तो एच कॉमा टी दे देंगे। ओके, और यहाँ पर नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट कितना रहेगा? 1 + 1 कितना हो रहा है? ये 2। तो इस तरह से आपको ये सैंपल 1 कॉइन का बनाना है। ओके, अगर 2 कॉइन्स का होगा तो चलिए लिखेंगे यहाँ पर हम लोग 2 कॉइन्स आर टॉस्ड। अगर 2 कॉइन एक साथ टॉस किए जाए तो सैंपल स्पेस क्या होगा? एस इज इक्वल टू, बोलो, एच एच, देन एच टी, देन टी एच और कॉमा टी टी लिख देंगे आप, करली ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और एन ऑफ एस नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट कितना होगा? 4 होगा, 1 2 3 4। ओके, टेक्स्ट बुक में ऑलरेडी ये टेबल है, मैं और भी इसके थोड़ा बढ़ा के आपको समझा रहा हूँ। 3 कॉइन्स इंपॉर्टेंट है इस साल के लिए। सो 3 कॉइन्स आर टॉस्ड। तो जब भी 3 कॉइन्स होंगे दोस्तों, बच्चे एकदम कंफ्यूज होते हैं कैसे इसको लिखना, कैसे इसको शुरू करना। आप देखिए 3H लिखेंगे, 3 कॉइन है तो 8 आउटकम आएंगे, तो 8 आपको याद रखना है, तो ये 3H है। सेकंड कॉइन लिखेंगे तो आप एच एच, सेकंड कॉइन में टी कर देंगे। थर्ड कॉइन लिखेंगे तो टी को आप बीच में ले लेंगे, और फोर्थ कॉइन लिखेंगे तो टी को आप पहले ले लेंगे। ठीक है, अब चारों का आप रिवर्स लिखेंगे, जहाँ टी है वहाँ एच लिखेंगे, जहाँ एच है वहाँ पर आप टी लिखेंगे। तो ये टी एच एच है तो एच टी टी हो जाएगा, एच टी एच है तो टी एच टी, और एच एच टी है तो टी टी एच, और लास्ट में एच 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 है तो आपको टी टी और टी लिख देना इस तरह से, और करली ब्रैकेट को बंद करेंगे और यहाँ पर लिख देंगे एन ऑफ एस इज इक्वल टू 8। देखिए कितना सिंपल था। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं फोर्थ पॉइंट के लिए। फोर्थ पॉइंट में क्या है? ए डाई इज थ्रोन, है ना, लूडो जिसको बोलते हैं हम लोग। ए डाई इज थ्रोन, तो डाई में लेट द सैंपल स्पेस बी एस, तो डाई का सैंपल क्या होगा? एस इज इक्वल टू इन करली ब्रैकेट 1 से लेकर 6 तक उसमें नंबर होते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 इस तरह से लिख देंगे, करली ब्रैकेट को बंद करेंगे और एन ऑफ एस इज इक्वल टू 6 आप लिख देंगे। ठीक है, सिंपल एकदम। चलिए हम आगे बढ़ते हैं फटाफट। फिर उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग लिखेंगे, फिफ्थ पॉइंट में क्या है? 2 डाइस, DICE लिखूंगा मैं क्योंकि प्लूरल हो जाएगा ये। तो 2 डाइस आर थ्रोन साइमल्टेनियसली, तो क्या होगा दोस्तों? आपको S इज इक्वल इन करली ब्रैकेट में 1 1, फिर बाद में 1 2, इस तरह से आपको लिखना है पूरा। 1 3 एग्जाम्स में भी लिखना है, बस लिखना है इसके अंदर, सिंपल बहुत है दोस्तों। ओके, 1 5 से लेके 1 6 इस तरह से लिखना है। फिर इसी तरह से आपको 2 1 से लेके 2 3 2 6 तक लिख देना है। ठीक है, 3 1 से लेके तो 3 2 3 3 3 4 3 6 तक लिख देना है। इसी तरह से 4 1 से लेके आपको 4 6 तक लिखना है। देन 5 1 से लेके 5 6 तक लिख देना है, और लास्ट में 6 1 से लेके तो हम 6 6 तक इसको लिख देंगे और करली ब्रैकेट को बंद करेंगे। हर लाइन में 6 है तो 6 लाइन में कितने होंगे? 36। तो 2 डाइस और 3 कॉइन्स इंपॉर्टेंट है इस साल के लिए, तो इसको हम लोग इस तरह से लिखेंगे। ओके, चलिए अब नेक्स्ट क्या है? फॉर्मेशन ऑफ कमेटी। फॉर्मेशन ऑफ कमेटी को हम कैसे फॉर्म करते हैं? 2 पर्सन में, तो यहाँ पर बॉयज़ गर्ल्स और मैन और वुमेन के आते हैं ऑफ 2 पर्सन्स, इस तरह से लिख देते हैं हम। ओके, तो अगर 2 बॉयज़ और 2 गर्ल्स होंगे, यानी कि 2 बॉयज़ एंड 3 गर्ल्स सपोज, ओके, इनकी 2 लोगों की कमेटी बनाना है, तो कैसे बनाएंगे दोस्तों? 2 बॉयज़ में हम B1 और B2 दे देंगे नाम, और 3 गर्ल्स में हम लोग G1 G2 और G3 दे देंगे। ओके, अब हम सैंपल स्पेस जब बनाएंगे, ओके, तो पहले आपस में इनकी कमेटी बना लेंगे, यानी कि B1 B2 ये एक अपनी कमेटी बन गई 2 लोगों की। अब गर्ल्स में आपस में हम कमेटी बना लेंगे। ओके, सो G1 G2, ओके, देन G2 G3, और आपस में गर्ल्स में G1 G3 भी बन जाएगा आपका। ओके, फिर क्या करना है आपको? B1 G1,
फिर इस तरह से B1G2 B1G3, ओके। तो इस तरह से लिखेंगे हम लोग B1G1, देन B1G2, देन B1G3, ओके। इसी तरह से फिर आपने B2 लेना है, B2G1, ओके, देन B2G2, देन B2G3, इस तरह से लेना है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर B2G1, आप रैंडमली कैसा भी लिख सकते हैं, लेकिन ये सीक्वेंस वाइज लिखेंगे दोस्तों आप B2G2 और आखिरी में B2G3 लिख के कर्ली ब्रैकेट को बंद कर देंगे, ओके। फाइल हो गए तो आराम से आपके कितने बनेंगे, 10 बनेंगे यहाँ पर, तो 10 पेयर बन जाएंगे, ओके। तो इस तरह से आपको लिखना है। और मैन और वुमेन में भी ऐसे ही करेंगे दोस्तों। अगर मैन है तो आप M1 M2, 2 मैन है तो M1 M2, और वुमेन 3 है तो W1 W2 और W3 करेंगे, और इस तरह से आप कमेटी को फॉर्म करेंगे, ठीक है ना, सिंपल एकदम। चलिए नेक्स्ट लेते हैं हम लोग 7 पॉइंट में। 7 पॉइंट में लेंगे हम लोग 2 डिजिट। 2 डिजिट्स को हम कैसे फॉर्म करते हैं। अगर हमारे पास कोई डिजिट है, 2 डिजिट इज फॉर्म्ड, ओके, फ्रॉम, मैं एग्जांपल लेता हूँ, फ्रॉम जैसे कि 0, 1, 2, 3, 4 विदाउट रिपीटिशन। अगर रिपीटिशन अलाउ पूछा गया तो हम 11 भी लेंगे, 22 भी लेंगे, 33 भी लेंगे, 44 भी लेंगे। और विदाउट रिपीटिशन यानी कि 11 नहीं लेना आपको, 22 नहीं लेना है, 33 नहीं लेना है, 44 आपको नहीं लेना है। तो सैम्पल स्पेस कैसा बनेगा, आप देखिए 0 से कोई 2 डिजिट नंबर नहीं शुरू होता है। आप 1 लेंगे तो 10 लेंगे, 12 लेंगे, 13 लेंगे, 14 लेंगे, फिर 2 की सीरीज लेंगे 20, 21, 23, 24, फिर 3 लेंगे 30, 31, 32, 34 लेंगे, और फिर 4 लेंगे 40, 41, 42 और 43 तक लिखेंगे हम लोग, ओके। तो हम इस तरह से ही अपने 2 डिजिट बनेंगे। फिर 20 लेंगे, 21 लेंगे, 23 लेंगे, 24, फिर 3 लेंगे 30, 31, 32 और 34, फिर 4 लेंगे आप 40, 41, 42 और 43 तक जाएंगे। विदाउट रिपीटेशन पूछा गया तो 44 नहीं लेंगे। अगर रिपीटेशन अलाउ है तो 11, 22, 33 और 44 भी लेंगे। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 और 16। सो देयरफॉर एन ऑफ एस कितना रहेगा यहाँ पर, 16। इस तरह से आप इसको लिख देंगे, ठीक है दोस्तों, सिंपल एकदम, समझ में आ रहा है अच्छे से आपको। चलिए हम आगे बढ़ते हैं अभी। चलिए कार्ड्स में लेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 8, पॉइंट नंबर 8, 52 कार्ड्स वेल शफल्ड, 52 कार्ड्स। तो 52 कार्ड्स ऑलरेडी आपको पता है दोस्तों क्या है, ये है ना, सिंपल एकदम। ये 52 कार्ड्स में से 26 रेड कार्ड होते हैं और 26 क्या होते हैं, ब्लैक कार्ड होते हैं। तो हम यहाँ पर लिख देंगे 26 रेड कार्ड्स और यहाँ पर लिख देंगे 26 ब्लैक कार्ड्स, ओके। 26 काले कलर के होते हैं, 26 रेड कलर के होते हैं। उसमें भी 13 में डिवाइड होते हैं, यानी कि 13 उसमें क्या होंगे, हार्ड कार्ड होंगे, दिल जैसा बना होगा उसके अंदर, और 15 होंगे इस तरह से डायमंड होंगे, ओके, ईट जैसा बना होता है डायमंड। और यहाँ पर 26 ब्लैक